औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 16 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इसमें हम ये चैप्टर नंबर 14 है, इस बुक की हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस का लेक्चर नंबर जो 16 है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, इसको हम स्टडी करेंगे। जो प्रीवियस हमारे 15 लेक्चर्स हैं वो इसके चैप्टर नंबर 13 है, अप्लाइड एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस में चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को सीखा है और बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में सीखा है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे जो था वो हमने सीखा कि लेप्लास इक्वेशन थी, एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है, काशी रीमैन इक्वेशन जो कि बेस है कॉम्प्लेक्स की, उसको हमने सीखा था। अभी हमारे पास है काशी, जो हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, इसमें काशी इंटीग्रल थ्योरम जो है, ठीक है, जिसको हम गोर्स थ्योरम भी कहते हैं, इस थ्योरम की हम स्टडी करेंगे, काशी इंटीग्रल फार्मूला। और ये जो चैप्टर है बेसिक हम इनमें लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन इंटीग्रल इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हमें ये समझ आनी चाहिए कि लाइन इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स प्लेन से भी पहले कि लाइन इंटीग्रल है क्या कोई लाइन इंटीग्रल है, और लाइन होती है, फिर प्लेन होता है, यानी 2 डायमेंशनली, इसी तरीके से स्पेस है। तो लाइन इंटीग्रल को सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि लाइन इंटीग्रल है क्या। लेकिन इसमें जो यहाँ पे लिखा गया है, आप अगर इसको देखें तो हमें कुछ क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज होते हैं कि इंटीग्रल 2 तरह के होते हैं। एक को हम डेफिनेट इंटीग्रल और एक को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं उनके साथ जो है वो लिमिट दी हुई होती है, यानी कि आपको पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हो तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, मतलब ये कि जो ठीक से डिफाइंड नहीं होते, जो हम उनके एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो इनडेफिनेट होते हैं, जिनकी लिमिट नहीं दी होती, उनको इनडेफिनेट कहते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इज़ अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इक्वल टू अ गिवन एनालिटिकल फंक्शन इन अ रीजन, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है, हेयर एन इनडेफिनेट इंटीग्रल इज़ अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इक्वल टू अ गिवन एनालिटिकल फंक्शन इन अ रीजन, किसी रीजन के अंदर उसके एनालिटिकल फंक्शन के इक्वल है। बाय इन्वर्टिंग नॉन डिफरेंशिएशन फार्मूलाज वी मे फाइंड many types of indefinite integral. complex definite integral are called, ये बात हो रही थी indefinite integral की। अब हम बात करें definite integral की। जो definite integrals होते हैं जो complex के अंदर हम स्टडी करते हैं उसको हम line integral कहते हैं। तो फिर देख लें इसे, complex definite integrals are called line integrals. they are written, इनको हम यूँ लिखते हैं, क्या लिखा है ये आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये C लिखा हुआ है। C मीन ये आपकी कोई लिमिट है, यानी A से B, B से C, B से E, यानी अपर और लो लिमिट, जहाँ से आपने चलना है और जहाँ इसका एंड करना है। और यहाँ f ऑफ Z लिखा हुआ है। f ऑफ Z मीन कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, और DZ मीन हम उसे कॉम्प्लेक्स के लिहाज से उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब सबसे ख़ास बात ये है कि क्या ये फ़र्क होता है जो ये इंटीग्रेशन है और दूसरी इंटीग्रेशन है। हमारे जहन में एक क्वेश्चन है, तो फिर हम आगे चल के आस्ता आस्ता हम इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं, ये एफ ऑफ जी जो है इसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं। और जो सी होता है ये वो रीजन है, वो है ये कर्व, इसको हम पढ़ते हैं कर्व सी, ठीक है।
और अ पोर्शन ऑफ इट, यानी कर्व का कोई पोर्शन हो सकता है, ये जो सी है। और यहाँ पे सी इज़ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज़ कॉल्ड द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, इसको पाथ ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। एंड वी मे रिप्रेजेंट सी बाई पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, हम इसको पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में जेड टी इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू आयोटा वाई टी, ये क्या लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो ये क्या है। तो सबसे इसमें एक तो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन देखने को मिल रही है, तो हमें पहली बात है कि पैरामीट्री का ही नहीं अगर पता तो हम कैसे आगे चल सकते हैं। तो पैरामीट्री का मतलब ये होता है कि देखें जैसे z जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो x, y और z में आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि तीनों के तीनों t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पैरामीट्रिक कहते हैं। यानी कि आपका एक फ्रेंड है और आपके जो फ्रेंड का जो आगे एक फ्रेंड है जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप एक दूसरे से पैरामीट्रिक बना रहे हैं इसलिए कि आप तीनों का रिलेशन एक फ्रेंड के होने की वजह से है। यानी जो रिलेशन क्रिएट कर रहा है यानी यहाँ पे t है जो कि एक पैरामीटर है। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो a है वो a और b के दरमियान में t कोई वैल्यू है, और ये इनके दरमियान में a के इक्वल भी हो सकती है, b के इक्वल हो सकती है, इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हमने कह दिया कि वी मे रिप्रेजेंट सी बाई द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन बाई दिस वन। अब यहाँ पे है हम कहते हैं कि t इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइंस ऑन c एंड वी मे राइट c इज़ ओरिएंटेड बाई 1। फॉर इंस्टेंस z ऑफ t इक्वल टू t प्लस 3 आयोटा t। अगर हम यहाँ पे कुछ देर के लिए ये सपोज कर लें कि जेड टी जो है वो इसके इक्वल है, गिव अ पोर्शन और अ सेगमेंट ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू 3x। ये हमें कोई लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x। द फंक्शन z ऑफ t इक्वल टू यहाँ पे 4 cos t प्लस 4 आयोटा साइन t। अब ये हमारे पास फंक्शन है z t सपोज रिप्रेजेंट द सर्कल, ये z मॉड इक्वल टू 4 ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सो ऑन, यहाँ पे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे अगली फ्यू एग्जांपल्स में। यहाँ पे हम देखते हैं एज वी एज्यूम c टू बी स्मूथ कर्व, यहाँ पे हम ले रहे हैं जो c है वो अगर हम एज्यूम करें स्मूथ कर्व है, c बेसिकली एक कर्व है, c हैज़ कंटिन्यूस एंड नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव। और दूसरी बात पे ये है कि ये कंटिन्यू है, और आप यूँ समझ लें जैसे सर्कल जो होता है ना, सर्कल कंटिन्यू होता है, कहीं पे भी वो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होता। डेरिवेटिव ज़ीरो तब आता है ना जब लाइन थोड़ी सी भी कहीं से स्ट्रेट हो जाए, ऐसी कर्व हो कि जो दरमियान में थोड़ी देर के लिए कहीं स्ट्रेट हो जाए, तो या उसकी वहाँ एक नोक सी बन जाए वहाँ, तो उस जगह पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे हम स्मूथ कर्व की बात करें कि ऐसी कर्व है कि जो टोटली स्मूथ मीन सर्कल टाइप की है, जिसके ऊपर कि हर जगह डेरिवेटिव जो है वो नॉन ज़ीरो है। अब यहाँ पे देखें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको देख के परेशान हो जाएं। तो यहाँ पे है z ये डॉट जो है आपको पता है डेरिवेटिव को शो कर रहा है, डी जी ओवर डी टी को ये शो कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t है। और यहाँ पे है x डॉट है, और यहाँ पे प्लस आयोटा और y डॉट ऑफ t, ये हमने डेरिवेटिव लिखा है। अच्छा, ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास, इसको अगर हम मज़ीद आगे देखें, ये डेरिवेटिव टर्म में हमने मीन ये कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं z को, तो आपको पता है कि z के दो कंपोनेंट थे, एक x प्लस आयोटा y। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दोनों के ऊपर अलग से डेरिवेटिव आ गया है। At each point, geometrically, this means that C has anywhere a continuously turning tangent as following directly from the definition। अब हमने डेफिनेशन से हमने ये देखना है, ये आपको पता है कि जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है वो ये है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो जी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस जी ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। इसको आपने डेफिनेशन को पिछले चैप्टर्स में भी देखा है। और ये है हमारे पास इसकी डेरिवेटिव। हेयर वी यूज़ अ डॉट साइन, अ प्राइम डिनोट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट
टू जी ये डेरिवेटिव है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी है, डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ जी है विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो ये हमें इसके डेरिवेटिव को ही मेंशन किया गया है। बाय द वे आपने इस पूरे लेक्चर में क्या चीज़ देखी है कि लाइन इंटीग्रल जो होती है, आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है, दो तीन बातें हैं। एक तो पहली बात कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। नंबर टू कि जो लाइन इंटीग्रल होती है ये कौन सा होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है या अनडेफिनेट, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये है कि आपने जो याद रखना है, यहाँ पे हमने बात की है पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, बस इतना सा आपको पता नहीं चाहिए। जो चीज़ें रह जाएंगी वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगी। और जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके जो दोनों पार्ट्स होते हैं उन दोनों के साथ डेरिवेटिव आ जाता है। और डेफिनेशन डेरिवेटिव की वही है जो आपने पहले पढ़ी थी, याद रखने की इसको ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।